नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर राहु ग्रह बाकी के 7 ग्रहों के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो कौन से योग निर्माण होते हैं, उन योगों का नाम क्या होता है और उसका फलादेश क्या होता है। ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। जन्म कुंडली के अंदर जब 2 ग्रहों की युति होती है और उसका फलादेश करना होता है तो कम से कम 5 बातों का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। और ये 5 बातें कौन कौन सी है तो सुनिए। सबसे पहले नंबर पे हमें देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर जो 2 ग्रहों की युति हो रही है उसमें से कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। एग्जाम्पल के तौर पे जन्म कुंडली के 2 कारक ग्रह एक साथ अंशात्मक युति करके कुंडली के अंदर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठे हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जन्म कुंडली के 2 मारक ग्रह अंशात्मक युति करके कुंडली के कोई भी भाव में बैठे हो तो उसे शुभ नहीं मानते और वो अच्छा फल नहीं देते। दूसरे नंबर पे जन्म कुंडली के अंदर जो 2 ग्रहों की युति होती है वो कौन से भाव में हो रही है, ये भी जानना बहुत बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि अगर 2 ग्रहों की युति केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में हो रही है तो अच्छा फल देने की उम्मीद बढ़ जाती है। ठीक उसके अपोजिट अगर 2 ग्रहों की युति अगर 6वें, 8वें, 12वें त्रिक भाव में होती हो तो उसका शुभ फल बिल्कुल प्राप्त नहीं होता या फिर उसके शुभ फल में कमी आ जाती है। तीसरे नंबर पे जन्म कुंडली के अंदर जब 2 ग्रहों की युति होती है तो वो कौन सी राशि में हो रही है, ये भी जानना अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता है कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह मित्र क्षेत्रीय है, कौन सा ग्रह शत्रु क्षेत्रीय है। ये सारी बातों का गहनता से अध्ययन करना होता है। चौथे नंबर पे हमें यह भी देखना होता है कि 2 ग्रहों के अंश कितने हैं। अगर 2 ग्रहों के अंशों का तफावत 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री है तो उसे प्रबल युति माना जाता है। ठीक उसके अपोजिट 2 ग्रहों के अंशों का तफावत 22 डिग्री, 24 डिग्री, 27 डिग्री होता हो तो उसे बलहीन युति, कमजोर युति माना जाता है और उसका फल नहिवत प्राप्त होता है। आखिरी में हमें यह भी देखना होता है कि इन ग्रहों का षडबल कैसा है। उसमें से कोई ग्रह अस्त का है क्या, वृद्ध अवस्था में है क्या, मृत अवस्था में है क्या, वो ग्रह भावचलित कुंडली में दूसरे भाव में तो नहीं जा रहा है। ये सारी बातों का गहनता से अध्ययन करना होता है और फिर हमें 2 ग्रहों की युति का फलादेश करना होता है। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर राहु ग्रह जब बाकी के 7 ग्रहों के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो कौन से योग निर्माण होते हैं और उसका फलादेश क्या होता है। तो आइए गहराई से जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है सूर्य ग्रहण योग। जैसे कि आप सभी को पता है कि सूर्य प्रकाश है तो राहु अंधकार है, सूर्य धर्म है तो राहु अधर्म है, सूर्य नीति है तो राहु अनीति है, सूर्य भगवान है तो राक्षस राहु है। ये दोनों एक दूसरे के टोटल अपोजिट ग्रह हैं और जब भी कुंडली के अंदर सूर्य राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो सूर्य ग्रहण योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक बार मानहानि या बदनामी के योग भी बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में एक बार कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी के द्वारा नुकसान या फिर कष्ट होने की संभावना भी देखी गई है। दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्र राहु की युति। जैसे कि आप सभी को पता है कि चंद्र मन का कारक है, माता का कारक है, यात्रा का कारक है और लक्ष्मी का कारक है, और राहु अंधकार और कष्टकारी, भूत प्रेत का कारक है।
तो जब भी कुंडली के अंदर चंद्र राहु की अंशात्मक युति होती है तो चंद्र ग्रहण योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इनमें निर्णय शक्ति का अभाव होता है और ऐसे व्यक्ति सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि चंद्र मन का कारक है। ऐसे व्यक्तियों में नेगेटिव अप्रोच ज्यादा देखा गया है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों के वजह से बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अगर कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी हताश, उदास, निराश और डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हमेशा मैंने आर्थिक संघर्ष देखा है, उसमें भी खास करके जब चंद्र और राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युत दशा आती है तो ये संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और भी एक चीजें देखी है कि जिसकी भी कुंडली में चंद्र राहु की अंशात्मक युति होती हो और चंद्र ज्यादा पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्ति की माता 45 साल के बाद जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी माता को हेल्थ के प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं, ये भी देखा गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु की युति। जैसे कि आप सभी को पता है कि मंगल गुस्से का कारक है, अग्नि का कारक है, युद्ध योद्धा का कारक है और वाहन का कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो अंगारक योग नाम का भयंकर अशुभ योग बनता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, जिससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो असामाजिक, अव्यवहारिक होता है और उसके वजह से उसका भुगतान भी उन्हें करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक बार अग्नि से जलने के योग बनते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में एक बार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ये भी देखा गया है। ऐसे अगर मान लो किसी स्त्री की कुंडली के अंदर मंगल राहु की युति पंचम भाव में होती हो तो ऐसी स्त्री को प्रेगनेंसी के दरमियान मिसकैरेज या एबॉर्शन के योग बनते हैं, ये भी देखा गया है। अगर कोई व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव के अंदर मंगल राहु की अंशात्मक युति होती हो तो ऐसे लोगों की भेदी मृत्यु या फिर वाहन के द्वारा मृत्यु के योग बनते हैं या फिर उनके ऊपर कोई बाहरी प्रभाव होते भी देखा गया है। चौथे नंबर पे आते हैं बुध और राहु की युति। जैसे कि आप सभी को पता है बुध बुद्धि का कारक है, विद्या का कारक है, वाणी का कारक है, याददाश्त, स्मरण शक्ति का कारक है। और जब वो राहु के साथ अंशात्मक युति करके कुंडली के कोई भी भाव में बैठा हो तो जड़त्व योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्तियों के एजुकेशन में बहुत रुकावटें आती है, दिक्कतें आती है। ऐसे व्यक्ति चाहकर भी हायर एजुकेशन नहीं कर पाते, यानी कि मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाते, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। जैसे कि कोई लड़का ग्रेजुएट होने के बाद एमबीए करना चाहता हो, सीए बनना चाहता हो, एलएलबी करना चाहता हो तो नहीं कर पाता। कोई लड़का इंजीनियरिंग के बाद एमटेक करना चाहता हो तो नहीं कर पाता, जिसकी भी कुंडली में बुध राहु साथ में है। और एक चीज मैंने देखी है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध राहु की अंशात्मक युति होती हो और बुध कुंडली का मारक ग्रह बनकर राहु से पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्ति 45 साल के बाद थोड़े भुलक्कड़ स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को, अपने मन की बात को शब्दों में ढालकर प्रदर्शित नहीं कर पाते। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापारी हो तो व्यापार में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है और उनको व्यापार के अंदर हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये भी देखा गया है। और हाँ, इसके ठीक अपोजिट जाते हैं जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न हो तो उनके लिए बुध कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है। अगर योग कारक ग्रह बनकर बुध राहु के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कलाकार बनते हैं और कला क्षेत्र के अंदर नामना कमाते हैं। कोई बड़ी कंपनी के सीईओ भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये भी देखा गया है। लेकिन याद रहे बुध कुंडली का योग कारक ग्रह होना चाहिए और केंद्र त्रिकोण में राहु के साथ होना चाहिए। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं।
जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु राहु की अंशात्मक युति होती हो, तो सुनिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि गुरु ज्ञान, धर्म, आध्यात्म का कारक है और राहु ठीक उसके अपोजिट जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो विप्र चंडाल योग अर्थात गुरु चंडाल योग नाम का अशुभ योग बनता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा तकलीफें देखी गई है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ किताबों में ऐसा भी पढ़ा है कि जिसकी भी कुंडली में गुरु राहु की अंशात्मक युति होती है, ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर किसी गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया हो या फिर किसी गाय को कष्ट पहुंचाया हो, तब जाके उसकी कुंडली के अंदर गुरु राहु का गुरु चंडाल योग, विप्र चंडाल योग आता है। और ऐसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है और उनका ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा परिपूर्ण नहीं हो पाती, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर वो स्थिरता और वो सफलता प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 45 साल के बाद लीवर से लगती यानी कि पेट से लगती प्रॉब्लम होते देखी गई है। कुछ लोगों को गैस ट्रबल, एसिडिटी, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, लीवर में सूजन, जॉन्डिस हो जाना, ये सब चीजें भी देखी गई है। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र राहु की अंशात्मक युति, तो सुनिए, जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो लंपट योग नाम का भयंकर अशुभ योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यह भी देखा गया है कि एक बार किसी स्त्री के वजह से मानहानि या बदनामी के योग बनते हैं, ये भी देखा गया है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र मारक ग्रह बनकर राहु के साथ अंशात्मक युति करके अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो वो व्यक्ति किसी पर स्त्री के वजह से अपनी खुद की मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर देता है, यानी कि शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है और उसमें वो पकड़ा जाता है। उसके बाद वैवाहिक जीवन में कंकास कलेश झगड़े होते हैं और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, ये भी देखा गया है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न हो तो उनके लिए शुक्र कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है। और शुक्र कुंडली का योग कारक ग्रह बनकर राहु के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो नागमणि नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। नागमणि नाम का राजयोग क्यों बनता है? तो सुनिए, राहु नाग का कारक है, सर्प का कारक है, और जो शुक्र है वो हीरे जवेरात मणि का कारक है। तो जब शुक्र राहु साथ में बैठते हैं तो नागमणि नाम का राजयोग निर्माण होता है। और ऐसे व्यक्ति कम समय के अंदर अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। 7वें नंबर पे आते हैं शनि राहु की युति। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो श्रापित योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। उन्हें वो मान सम्मान भी नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को सांसारिक सुखों की प्राप्ति में बहुत सारे विघ्न आते हैं, जैसे कि कुछ लोगों की शादी जल्दी नहीं होती, शादी में देरी होती है या विघ्न आते हैं। कुछ लोगों को शादी के बाद बच्चों के सुख में प्रॉब्लम आते हैं, 7 साल तक, 8 साल तक बच्चे नहीं होते। कुछ लोगों को सिर्फ लड़कियां होती है, लड़का नहीं होता। उनके घर में जल्दी शुभ प्रसंग आते नहीं, और जब शुभ प्रसंग आते हैं तो उसमें भी दिक्कतें, अड़चने, रुकावटें आती है, ये भी देखा गया है। अगर शनि राहु की युति 6वें, 8वें और 12वें भाव में होती हो तो ऐसे लोगों को बड़ी उम्र में कैंसर होने की संभावना भी देखी गई है। शनि राहु की युति
अगर जो पीड़ित होती हो, यानी शनि मारक बनकर, ध्यान से सुनना, अगर शनि कुंडली का मारक बनकर राहु के साथ युति करके अगर चौथे भाव में या दूसरे भाव में या पंचम भाव में बैठा हो, दूसरे, चौथे और पांचवें भाव में बैठा हो, तो ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के खानदान में 2-3 पीढ़ी के अंदर कोई स्त्री का अकाल मृत्यु हुआ होता है और उस स्त्री को सदगति प्राप्त नहीं होती है, उसके वजह से उनके खानदान की स्त्रियां दुखी होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को तीर्थ में जाकर, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर है, हरिद्वार है, प्रयाग है, ऐसी जगहों पर जाकर नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तो उन्हें बहुत लाभ होता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, जिसकी भी कुंडली के अंदर वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, ये 6 लग्न हो, उनकी कुंडली के लिए शनि कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है और ये योग कारक ग्रह बनकर राहु के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो जबरदस्त राजयोग जैसा फल भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं, अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से सब कुछ धन कमाते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं या फिर बड़े बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर बनते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे, हम लोग ये जानेंगे कि राहु कौन से भाव में बहुत ज्यादा अच्छा फल देता है। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कहा गया है कि राहु तीसरे, छठवें और 10वें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक माना गया है, यानी कि राहु तीसरे, छठवें और 10वें भाव में अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। तो उसका भी सुन लो, राहु तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वामानी, स्वाभिमानी, साहसिक, पराक्रमी, वीर, योद्धा, स्पोर्ट्समैन होते हैं, लीडर, आगेवान होते हैं। अगर राहु छठवें भाव के अंदर स्वगृही, उच्चका या मित्र क्षेत्रीय होकर बैठा हो तो शत्रु हंता होते हैं, शत्रु के दांत खट्टे करने वाले लोग होते हैं और ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ते। अगर ऐसे व्यक्ति कर्जा लेना चाहे तो आसानी से मिल जाता है और ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाने के योग भी बार बार बनते हैं। जिसकी भी कुंडली में राहु 10वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो कुंडली के अंदर राहु अशुभ बनता हो, पीड़ित होता हो, तो उसके कौन से उपाय करें। तो सुनिए, सबसे पहला उपाय, ओम ह्रीम राहुवे नमः, ओम ह्रीम राहुवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। दूसरे नंबर पे शिव मंदिर के आजू बाजू में जो भिखारी हो उनको अपने जूने कपड़े दान कर सकते हो या फिर भिखारियों को भोजन करा के, भरपेट भोजन करा के उन्हें प्रसन्न कर सकते हो, क्योंकि राहु भिखारी का कारक है। अगर आप भिखारियों को भरपेट भोजन दोगे, उन्हें प्रसन्न करोगे तो राहु खुश होता है। राहु 2 ही भगवान से ज्यादा डरता है, एक विष्णु से और एक शिव जी से। तो आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकते हो, आप शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कर सकते हो, तो आपको बहुत फायदा होता है। और हाँ, बुधवार या अमावस्या के दिन किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुला के नवग्रह शांति या राहु ग्रह शांति करो तो भी राहु प्रसन्न होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि राहु की वजह से कितने योग बनते हैं, उसका क्या फल होता है और उसका उपाय क्या करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।